हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 24 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न है वो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो आप जिस भी माध्यम में हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। पहले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है, ठीक है, राज्यपाल से रिलेटेड ये प्रश्न है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। The governor may withhold his assent to a bill passed by the state legislature, shall reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president, may return a bill other than a money bill to the legislature for reconsideration। आर्टिकल 200 की बात यहाँ पर की गई है, अनुच्छेद 200 की, और बोला गया है अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। यह अधिकार उसके पास होता है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं है। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। अगर वो मनी बिल नहीं है, अदर देन मनी बिल है, तो गवर्नर चाहे तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 200 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये तीनों प्रोविजंस दिखेंगे। यहां पर सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग गवर्नर से रिलेटेड जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जैसे राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो स्टेट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जब हम सेंटर की बात करते हैं तो हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वैसे जब स्टेट की बात आएगी तो राज्य का प्रथम नागरिक पूछा गया है। अब देखो, एग्जाम में आप बैठे हुए हो और प्रश्न पूछा गया राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, और पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट दे दिया, प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। आप प्रेशर में हो जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए और पहला ऑप्शन राष्ट्रपति दिया है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट राष्ट्रपति मार्क करके चले आएंगे, ये नहीं ध्यान देंगे यहाँ पर राज्य दिया है, देश का प्रथम नागरिक नहीं पूछा गया है, ठीक है। जब देश का प्रथम नागरिक की बात हम करेंगे तब वहां पर राष्ट्रपति उत्तर होगा, लेकिन राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है? राज्यपाल को कहा गया है। तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। क्लियर है? आपको जो चीज मैंने बताई उसको उस तरीके से समझिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट से जब मैं एग्जाम के बाद बात करती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे यही बताते हैं कि मैम मेरे 5-6 प्रश्न तो ऐसे ही मतलब गलत हो गए, सिली मिस्टेक कर दिया मैंने, मुझे पता है इसका उत्तर ये है। अभी अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं गलत नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, क्योंकि आप प्रेशर में रहते हो, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज रहता है मुझे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, और वहीं पर आप सिली मिस्टेक करते हो। तो हमेशा प्रश्नों को ढंग से पढ़ा करिए। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155, ठीक है, 155। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये किस संविधान संशोधन में किया गया कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ठीक है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत इसे जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो आर्टिकल 153 में, ठीक है। और उसी आर्टिकल 153 में यह भी बोला गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 7th अमेंडमेंट को भी लिख लीजिए, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है। आगे देखते हैं, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं निर्धारित की गई है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन की बात की गई है? सबसे पहले किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो 157 में बोला गया है। यहां पर ध्यान दीजिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो उसकी, तो ध्यान दीजिएगा।
राज्यपाल की अनर्हताएं कौन सी हैं जो बाद में जोड़ी गई थी? तो बाद में कौन सी जोड़ी गई थी ये ध्यान दीजिएगा। जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो वह उस राज्य से संबंधित ना हो। ठीक है, बोला जाता है ना कि राज्यपाल जो है वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करना चाहिए। फिर जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श ले, ये भी याद रखिएगा। प्रेसिडेंट जब गवर्नर को अपॉइंट करे तो वो परामर्श ले सकता है किससे? मुख्यमंत्री से। ठीक है, ये याद रखिएगा, सीएम से बात की गई है। अच्छा, परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है ना कि किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है, हाँ, तो वहां पर राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकता है? प्रधानमंत्री से या फिर मुख्यमंत्री से। तो अब अभी तो आपको समझ में आ रहा है मैम, गवर्नर की बात है, स्टेट की बात है, तो मुख्यमंत्री से ही परामर्श लेगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन होती है एग्जामिनेशन हॉल में। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को भी होती है कि नहीं? सब सही करके आते हो? चल, अब इस प्रश्न को देखो, इकोनॉमी का प्रश्न है ये। मैं थोड़ा सा साइड में होती हूँ। द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट that the Reserve Bank of India charges its customer on their short term borrowing। ठीक है, दूसरा दिया गया है the repo rate is the interest rate that a Reserve Bank of India charges its customer on the long term borrowing। अब आपको बताना है इनमें से कौन से कथन आपके इनकरेक्ट है, गलत है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये प्रश्न दिया गया है, तो आप जिस माध्यम के हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इसे बैंकर ऑफ बैंक कहा जाता है। ठीक है, जो बैंक है उनका बैंकर कौन है? आरबीआई है। तो यहां पर क्या आरबीआई कस्टमर्स को डायरेक्ट लोन या कुछ ऐसे देता है? नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई है वो पापा है सारे बैंकों का। ठीक है, बैंकर ऑफ बैंक इसे कहा जाता है। यहां पर बैंक रेट की हम बात करें या रेपो रेट की बात करें, तो यहां पर जो बैंक्स हैं उनको आरबीआई जब लॉन्ग टर्म की बात हम करते हैं तो वहां पर बैंक रेट की बात करते हैं। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो रेपो रेट की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है रेपो रेट वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने, ठीक है, ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता नहीं। यहां पर सबसे पहले याद रखिएगा, उनके अल्पकालिक उधार पर देता किसे? बैंकों को, ना कि ग्राहकों को। ठीक है, और यहां पर आपका शॉर्ट टर्म होगा जब रेपो की बात होगी, जब बैंक रेट की बात होगी तो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, क्लियर? अभी बता देती हूं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं आपके। उत्तर क्या होगा? ना तो एक होगा, कौन से गलत हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको इरेज करूं मैं, इस ऑप्शन को। क्या दिया गया है प्रश्न में? ध्यान दीजिएगा क्लास, कौन से गलत हैं? तो दोनों ही गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, बैंक रेट इज नॉट चार्ज टू द आरबीआई कस्टमर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आरबीआई अपने कस्टमर नहीं। ठीक है, आरबीआई लेंड टू द कमर्शियल बैंक नॉट टू द कस्टमर। हमेशा याद रखिएगा, आरबीआई डायरेक्टली कस्टमर्स को लेंड नहीं करता है। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान देना। अभी आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, मैम हमको पता है बैंकर ऑफ बैंक आरबीआई को कहते हैं, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी इसको रेगुलेट करता है, सारी जानकारी हमको है। लेकिन एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा और देगा ऑप्शन कि आरबीआई कैन लेंड डायरेक्टली टू द कस्टमर, तो कंफ्यूजन होने लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, आरबीआई कैन नॉट लेंड डायरेक्टली टू द कस्टमर। ठीक है, जब हम बैंक रेट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बैंक रेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग बाय बैंक। ठीक है, जब बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से बोरो करता है तो जिस रेट पे वो बोरो करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। जब बैंक है शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करता है किससे? आरबीआई से, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड, नॉट लॉन्ग टर्म। क्लियर हो गया होगा? वैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब यहां पर देखो इस प्रश्न को, थर्ड। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स को इकोनॉमी में दिक्कत होती है मुझे बताना, किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है मुझे बताना। ये गारंटी तो मैं लेती हूं कि मैं आपको समझा दूंगी वो टॉपिक्स। ठीक है,
आप बस मुझे टॉपिक बताओ क्लास कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, और मैं फिर एमसीक्यू के द्वारा उन सारे टॉपिक्स को कवर करके वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगी जहां पर भी दिक्कत होती है। इस प्रश्न को देखो, विथ रेफरेंस टू द अरल सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ताजे पानी की विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। फिर दिया है, इसमें पहले आमू दरिया और सिर दरिया नदी अपना मुहाना बनाती थी। अब आपको बताना उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो वीडियो को पॉज भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरल सागर जो था पहले था, लेकिन अब ये एकदम सूख के रेगिस्तान हो चुका है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है, यह ताजे पानी की विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है, इसको कैंसिल कर दीजिए। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित थी, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इसमें पहले क्या लिखा है, इसमें पहले आमू दरिया और सिर दरिया नदी अपना मुहाना बनाती थी, लेकिन आज के समय बोला जाता है कि अरल सागर सूख चुका है, ठीक है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं आपके, केवल 2 और 3 सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी जो अब सूख कर अरकुलम रेगिस्तान बन चुकी है। अगर आप यहां पर देखेंगे अरल सागर यहां पर दिखता था, अभी भी मैप में अरल सी वहां पर लिखा हुआ है, जो कि किन 2 देशों के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बस ऐसे याद रखिए, कुआ याद रख लीजिए। ठीक है, कुआ कुआ याद रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो कजाकिस्तान है यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, इन दोनों के मध्य है अरल सागर। अब यहाँ पे आमू दरिया और सिर दरिया की बात हमने की थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी बना है, मैंने देखा है, इन नदियों के बारे में पूछा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आमू दरिया नदी है, दिख रहा है, ये आमू दरिया नदी है। ठीक है, इधर आपको सिर दरिया नदी दिख रही होगी। ठीक है, आमू दरिया नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ फ्लो होती है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ध्यान दीजिएगा, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और मैंने आपको बताया था कि पहले ये एंड कहाँ होती थी, अरल सी में एंड होती थी, हिस्टोरिकली लिखा हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। और जब हम बात करेंगे सिर दरिया की तो ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में फ्लो होती। लिख लो क्लास, प्रश्न बनता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। यहां पर देख लो, ये कजाकिस्तान आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, दिख रहा है, ये उज्बेकिस्तान है, दिख रहा है, ये तजाकिस्तान है, ठीक है, और ये तुर्कमेनिस्तान है। अब याद रखना, ठीक है, तान में फ्लो कर रही है ये दोनों रिवर। प्रश्न में बना है प्रश्न, इसीलिए आपको बता रही हूं। अब इस प्रश्न को देखो, चौथे प्रश्न को क्या दिया गया है। सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा सा साइड हो जाओ ताकि इंग्लिश वाले भी देख पाए और हिंदी वाले भी प्रश्नों को देख पाए। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। पाकिस्तान हैज राइट टू यूज द वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास एंड सतलज। इंडिया हैज द राइट टू यूज द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। कहीं पर भी लगे वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से, फिर उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज के जल उपयोग का अधिकार है? नहीं, यहाँ पर भारत को है, भारत को है। ठीक है, भारत को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब के जल उपयोग का अधिकार है? नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान होगा, तो इंटरचेंज कर दिया गया है। तो कौन से कथन सही है? ना तो ए ना तो दो। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत को पूर्वी नदी रावी, ब्यास, सतलज के जल का उपयोग करने का अधिकार है, और पाकिस्तान की बात करते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब के जल के उपयोग करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, विश्व का 90 से अधिक जीव भार कहां पर है? बायोमास कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, हम कह सकते हैं, एक तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, परीक्षा में पहले के
पेपर्स में देखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखो बायोमास क्या है, बायोमास इज अ ड्राई मास। ठीक है, हम ड्राई वेट की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दो जो एकदम हड्डी है, एकदम पतला सा है, ठीक है, और एक मोटे से आदमी को खड़ा कर दो खूब मोटा सा, तो आप क्या कहोगे, बायोमास किसका ज़्यादा है? वो जो मोटा सा आदमी है ना, फैट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से जब आप ड्राई वेट को कैलकुलेट करते हैं वाटर कंटेंट को रिमूव करके, इट गिव्स बायोमास। बायोमास को कैलकुलेट करने के डिफरेंट वो होते हैं, लेकिन बस आपको ईजी वे में समझाने के लिए इस तरीके से समझ जाओ। ठीक है, तो कहीं बहुत जगह आपको बायोमास दिया रहेगा, और कई बार ये प्रश्न अलग तरीके से भी पूछता है, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर पहले इस प्रश्न को देखते हैं। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन फ्रेश वाटर वेटलैंड, इन टॉप सॉइल या इन द ओशियन। तो सबसे ज्यादा अगर बायोमास की हम बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है क्लास? अच्छा, आप ही के परीक्षा में एक प्रश्न बना था, हम यूपीपीसीएस देखें या फिर यूपीएससी भी देखें, वहां पे भी ये प्रश्न बना था। बायोडाइवर्सिटी की वहां पर बात की गई थी। दोनों में अंतर है, ये मत सोचना कि अभी बायोमास को मैं बायोडाइवर्सिटी कह रही हूँ। बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट थिंग, बायोमास इज डिफरेंट थिंग। बायोमास मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द ड्राई वेट। ठीक है, बस ऐसे समझो। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी, जैव विविधता की हम बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं। पेपर में प्रश्न क्या बना था वो मैं आपको बता दूं। पूछा गया था कि इस तरीके से प्रश्न था कि जब हम ग्लोब पे, ये ग्लोब है, ठीक है, हम इसको मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे जब हम, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा से जब हम पोल की तरफ, ठीक है, ध्रुवों की तरफ मूव करते हैं, तो जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता है वो बढ़ती है कि घटती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ मूव करते हैं तो जो जैव विविधता है वो क्या होती है, वो घटती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता की अगर हम बात करेंगे तो इधर आपको इस रीजन में मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हमको यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी आपको इधर ही की तरफ दिखेंगे। रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल प्री रिक्वेस्टीज फॉर सेटिंग अप अ थर्मल पावर प्लांट। किसी तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना के लिए अति आवश्यक पूर्वापेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। अब सपोज करिए आपको कोई थर्मल स्टेशन बनाना है, तो अब आप क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए उस थर्मल स्टेशन को, मतलब उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये पूछा गया है। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल। हाँ, थर्मल पावर प्लांट करना है, कोयले की आवश्यकता होगी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की आवश्यकता होगी, तो इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी कहां पर ज्यादा है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू अ रिवर, लेक और सी। हमेशा याद रखिएगा कि थर्मल पावर प्लांट में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो थर्मल पावर प्लांट, ये इस पर तो निर्भर करेगा कि फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से हमको मिल रहे हैं, साथ ही साथ इस पर भी निर्भर करेगा कि पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है। ये भी सही है। अ गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, हाँ ये भी मैटर करता है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी होना चाहिए, नेटवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी टू अ अर्बन सेंटर, किसी शहरी केंद्र से प्रॉक्सिमिटी मतलब अगल बगल हो शहरी क्षेत्र, ये मैटर नहीं करता है। अगर वहां पर फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है, वाटर बॉडी अवेलेबल है और गुड ट्रांसपोर्टेशन मेथड वो नेटवर्क है, तो वहां पर थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जा सकता है। ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। चलो इस प्रश्न को देखो, क्या दिया गया है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द असम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया पीरियड। ब्रिटिश इंडिया पीरियड की बात की गई है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा क्लास। या पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण का एक हिस्सा था। 1865 में इसे प्रांत का दर्जा दिया गया। 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। या अहोम राजाओं द्वारा शासित एक राज्य था। आपको सही बताना है।
क्या बताना है, कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो है आपका सी। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा लगे कि वीडियो को पॉज करके प्रश्न को ज़्यादा देर तक पढ़ने की आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को पॉज करके पढ़ लिया करिए। अब देखिए, ब्रिटिश इंडिया काल में 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था और असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर में से पृथक कर दिए गए और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, और 6 फरवरी 1874 को सिलहट को असम के साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया था। यही आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्लास आप लोग पढ़िए प्रश्न को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में होती हूँ ताकि इंग्लिश में भी दिखे, हिंदी में भी दिखे, क्योंकि आप लोग अगर इंग्लिश कभी ज़्यादा हो जाती है तो हिंदी वाले तुरंत कमेंट करते हैं, मैसेज आने लगते हैं कि मैम आजकल इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। हिंदी ज़्यादा प्रयोग में आ जाए तो इंग्लिश वाले मैसेज करने लगते कि मैम हिंदी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि दोनों माध्यम के किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि हो जाती है मुझसे तो मैं यही कह सकती, क्षमा करिएगा, और क्या बोलूँ। हाँ, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि मैम इस प्रश्न को दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मैं अगले क्लास में इस प्रश्न को कवर कर लूँगी। यहाँ पर ध्यान दो, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। Rectification by the state legislature of at least half of the state will be required for the amendment to the constitution if such amendment seeks to make a change in। मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज़ कि संविधान संशोधन में, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि कई बार स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। वो कब होती है, जब भी किसी संघीय ढांचा में हम परिवर्तन कर रहे होते हैं। संघीय ढांचा मीन्स हम फेडरल स्ट्रक्चर में कभी भी अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में याद रखिएगा स्टेट के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ द स्टेट को उसे रेक्टिफाई करना आवश्यक है विथ सिंपल मेजॉरिटी। ये ध्यान रखिएगा, जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो हमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम यहां पर सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर को इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो संघीय ढांचा में जब भी किसी भी तरीके का परिवर्तन होगा तो स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होगी। अब देख लो, आर्टिकल 53, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 243A, आर्टिकल 279A। अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्टिकल 279A जो है इट इज रिलेटेड टू GST। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो D होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास जो मैं आपको बता रही हूं। आर्टिकल 53 की जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है कि इट डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 239A की हम बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 243A की बात करेंगे तो ग्राम सभा के सेटअप की बात की गई है। लेकिन आर्टिकल 279 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे GST काउंसिल को सेटअप करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप को शो करता है, एक संघीय ढांचा को शो करता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9th प्रश्न देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। इन इंडियाज यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट इज रिफर्स टू। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बताओ। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? The difference between the current expenditure and current revenue, the difference between the government total revenue and total expenditure, the sum of monetized deficit and budgetary deficit, the net increase in central government borrowing from the Reserve Bank of India। जब भी हम डेफिसिट की बात करते हैं, डेफिसिट मीन्स घाटा। ठीक है, घाटा कब होगा? जब आपका खर्चा ज्यादा होगा आमदनी से। ये चीज तो क्लियर है ना।
कब आप घाटे में जाओगे? जब खर्चा घर में ज़्यादा है लेकिन आमदनी कम है, तो हम कहते हैं डेफिसिट चल रहा है, घाटे में चल रहे हैं हम। तो फिजिकल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम कहते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, बी तो सही है आपका क्लास, लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर से कम होगा। मतलब यहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है, तभी तो डेफिसिट होगा, नहीं तो सरप्लस हो जाएगा। अगला देखते हैं, एनी बेसिन से रिलेटेड प्रश्न है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। सॉरी क्लास, एक्सक्यूज मी। चलो, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी बनी। एनी बेसेंट की जब हम बात करते हैं, एनी बेसेंट जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड तो थी, लेकिन उसके फाउंडर नहीं थी। मैडम ब्लावस्की को उसके फाउंडर बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑलकाट और मैडम ब्लावस्की को। एनी बेसेंट आई थी आयरलैंड से बिलोंग करती थी। ये आयरलैंड में उस समय होम रूल मूवमेंट की तरह एक मूवमेंट चल रहा था, वहीं से वो इंस्पायर्ड थी। यहाँ पर जब आती हैं, ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं और अपना होम रूल मूवमेंट भी चलाती हैं। होम रूल मूवमेंट की ये जो सोच थी वो एनी बेसेंट द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी, लेकिन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट में किसका मूवमेंट पहले चला था? तो वो बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, संस्थापिका नहीं थी। मैडम ब्लावस्की और ऑलकाट का नाम आप याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी थी। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है? 1 और 3 सही है, सी जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी पत्रिका थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिफरेंट कम्युनिटीज इज कॉल्ड। या टू डिफरेंट इकोसिस्टम कर लो, ठीक है, टू डिफरेंट इकोसिस्टम कर लो। पेपर में इकोसिस्टम दिया हुआ था, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन जोन की बात की गई। जो स्टूडेंट्स पहले से लेक्चर देख रहे होंगे उनको इसका उत्तर पता होगा, तुरंत दे दिया होगा। इसे हम कहते हैं इकोटोन, ठीक है, इकोटोन। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये आपका क्या है? जमीन है ना, लैंड है, तो ये लैंड इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यहाँ क्या है? पानी है, वाटर है, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। लैंड इकोसिस्टम से जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन जोन आएगा, ठीक है, जैसे कि दलदल एरिया आएगा। आप लोग अक्सर जब नदी के पास जाते होंगे, समुद्र के पास जाते होंगे, तो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो क्या कहते हैं? अरे संभल के जाना, ज़्यादा अंदर मत जाना नहीं तो डूब जाओगे। मतलब उस एरिया में रहो जहाँ पानी भी कम है, ठीक है, और ज़मीन भी है, ताकि आप थोड़ा बहुत चल सको, खड़े हो जाओ, अंदर मत जाना नहीं तो डूब सकते हो। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है इसे हम कहते हैं, ठीक है, इसी को इकोटोन कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को इकोटोन कहते हैं। Ecotone, a transitional region between the two adjacent ecosystem that contains some of the species and characteristic of each one and also contain the species of its own। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी इकोटोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन होते हैं, वहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या बहुत ज़्यादा होती है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्यों ज़्यादा होती है? ध्यान देना, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो जलीय पारितंत्र में जो जीव जंतु हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ पर स्थल पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में जो जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लस कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो खाली इसी रीजन में उगते होंगे या रहते होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज आपके बढ़ जाते हैं, जैव विविधता बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? आप सोचो, ये ट्रांजिशन इकोसिस्टम है, हो सकता है मछली घूमते फिरते यहाँ पर आ जाए, थोड़ी देर रहे, विश्राम करे, फिर घूम के चली जाए। शेर जो है, लोमड़ी जो है, चीता जो है, वो घूम के आए और पानी वानी पी के थोड़ी देर पानी में बैठ के फिर चला जाए।
तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन इकोसिस्टम में दोनों इकोसिस्टम के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ की जैव विविधता आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। चलो अब इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, बताइए। मरुस्थल, पर्वत, महासागर या फिर वन? तो कौन सा होगा स्टेबल इकोसिस्टम? कोई भी चीज स्टेबल है इसका मतलब कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये जो पेन मैंने रखी ये अभी स्टेबल है, मैंने इसको ऐसे ही रख के छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ ऐसे ऐसे करके, तो ये स्टेबल नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह आपकी बार बार मूव करी, डिस्टर्ब करी। कौन? मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। ऐसे ही जब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की, जब तक ह्यूमन इंटरफेरेंस उतना नहीं है तो हम बोलेंगे वो इकोसिस्टम स्टेबल है। नेचर ने जैसा उस पारितंत्र को बनाया है उसमें अभी भी वही फूड चेन चली, वही प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब देखो डेजर्ट में, हम हर डेजर्ट में, जितने भी डेजर्ट है वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है। माउंटेन पे भी है, फॉरेस्ट में भी है, लेकिन ओशियन, समुद्र में हम कह सकते हैं समुद्र में अभी बहुत गहराई तक हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो ब्लू प्लैनेट है, ठीक है। पृथ्वी तो सराउंडेड है वाटर से ही, ज़्यादा वाटर है, ओशियन हर तरफ है, ठीक है। और ओशियन में अभी जो मानव है वो हर जगह नहीं पहुंचा है। तो इन सारे पारितंत्रों में सबसे स्टेबल अभी ओशियन ही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सी सही उत्तर है। 13वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। Which of the following consequences are not necessarily a result of proclamation of president rule? ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई है, तो अब लिखा गया कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट्स में, राज्यों में, तो क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज। तो सबसे पहले तो आप सुनना है आपने कभी कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो यहाँ की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआई या म्यूनसिपैलिटीज पे कोई असर पड़ा है, वो डिसॉल्व कर गई है? नहीं सुना है ना। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों का विघटन होता ही नहीं है। 3 हर जगह दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या होगा, कौन सा सही है? ठीक है, तो 1 और 2 यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये क्या दिया गया है? बी में 1 और 3। अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। सॉरी, क्या बोला गया है? नहीं है। Which of the following are not consequences? मैं तो अक्सर ये नहीं पढ़ती हूँ। नॉट तो मैंने अपने जीवन में पढ़ा ही नहीं है। जहां पर लिखा होगा डेंजर, यहाँ पे नहीं जाना है, वहीं पर मैं पहुंच जाती हूँ। ये देख लो, यहाँ पे लिखा है आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा, रिमूवल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसीलिए तो लगाया ही जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है, ठीक है। नहीं है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर है? हो गया ना क्लियर? यहाँ पे नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पढ़ा रहा होगा लेकिन ध्यान नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आर्टिकल 356 में क्या बोला गया है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल करेगी स्टेट में, तब गवर्नर प्रेसिडेंट से कह सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कौन इम्पोज करता है? प्रेसिडेंट इम्पोज करता है। इनिशियली ये वैलिड होता है 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, और मैक्सिमम कितने सालों तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है? 3 इयर्स के लिए, ठीक है। 6 मंथ इनिशियली, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 इयर्स के लिए मैक्सिमम, याद रखिएगा। हर एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है। 6 महीने बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है, तभी 6 करके ये 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक केस याद रखिएगा, एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलो क्लियर है ना क्लास? आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है?
जामुनिया और बराकर किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताइए, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, दामोदर की या फिर लोहित की? तो यहां पर आपका सही उत्तर है ये किसकी है? दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर? तो सी आपका सही उत्तर है। अब कुछ डैम्स को देख लें जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। ये दामोदर नदी आपको दिख रही होगी, ये दामोदर है। ठीक है, यहाँ पर बराकर दिख रही है, यहाँ पर अजय दिख रही है, हुगली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तिलैया, कोनार, तेनूघाट, मैथल और पंचेत, ये सारे जो डैम्स और रिजर्वॉयर हैं ये किस नदी पर है? बताइए, ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर कौन सी मेन सिटीज है? एक तरफ आपको बाद दिख रहा होगा, ठीक है, और बर्धामन दिख रहा है। ठीक है, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। दामोदर रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। दामोदर को हम सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बताइए, या गर्मियों में सूख जाती है, या बार बार बाढ़ लाती है, या अपना मार्ग बदलती रहती है, इससे अधिक लवणता होती है। तो दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? हम सॉरो ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है, अब क्लास यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं दामोदर की और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है। जैसे बराकर रिवर की बात हम करेंगे, बराकर रिवर की हम बात करेंगे तो हजारीबाग प्लेटू से ओरिजिन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। और तिलैया और मैथॉन डैम जो है वो इसी पर है। कोनार की बात करेंगे तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से ओरिजिन इसका होता है और ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बोकारो की बात करेंगे तो हजारीबाग प्लेटू, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी इसी के पास है। जमुनिया की बात करेंगे तो हजारीबाग स्मॉलर ट्रिब्यूटरी कंट्रीब्यूटिंग टू द दामोदर बेसिन। इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेजर कोल फील्ड प्लांट्स को देखते हैं जो कि झारखंड में लोकेटेड है। करणपुरा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है करणपुरा कहां पर है? झारखंड में है। रामगढ़, बोकारो, झरिया, जयंती, गिरिडीह, देवगढ़, ठीक है, इतना याद रखिए अभी। करणपुरा, झरिया, बोकारो, जयंती, गिरिडीह और देवगढ़, ठीक है, ये सब कहां पर है? कोलफील्ड झारखंड में है। यही आपके पेपर में भी पूछा है, गिरिडीह पूछा है, रामगढ़ भी पूछा है, करणपुरा तो शायद अभी भी पूछा है, अभी रिसेंट में पूछा है, और डाल्टनगंज, ये सब कहां पर है? झारखंड में है। 16 प्रश्न को देखते हैं क्लास, क्या दिया गया है। The study committee considered the recommendation of Rajmannar committee and was suggested that अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति की सिफारिश पर विचार किया और सुझाव दिया। More subjects should be included in the concurrent list. An interstate council should be established. The power to collect the income tax should rest with the central government. The residual power should remain with the central government. आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। समवर्ती सूची में अधिक विषय रखे जाएं। अंतरराज्यीय परिषद की इंटरस्टेट काउंसिल का गठन जो है वो राजमन्नार कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। यही आपका सही, बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न को देखिए, यहाँ पे ये करंट का प्रश्न है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। क्या दिया गया है 17वें प्रश्न में? रिसेंटली द रिनॉन्ड हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला was awarded with 59 ज्ञानपीठ अवार्ड. He belongs to which state? बताइए, बताइए, विनोद कुमार शुक्ल को 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? अब परीक्षा में अगर आपने देखा होगा तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 2024 का इनको दिया गया था, ये बिलोंग करते थे
ये बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्लास, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन सा आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है? ये बोला गया है रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है। रक्तदाब मापने में स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में समान प्रकुंचन दाब, मतलब यहां पर बोला गया है सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 होता है, डायस्टोल प्रेशर 80 होता है, नॉर्मल 120 to 180। अब बोला जाता है कि ये 130 भी अगर है तो नॉर्मल है। ऑल आर करेक्ट। तो बताइए ब्लड प्रेशर जो है वो आपका हाइयर होता है वेन्स में देन इन आर्टरीज। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है, ये आपका गलत है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन के कंपैरिजन में। ये आपका गलत है, ठीक है, गलत पूछा गया है यहाँ पर। देखो ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्रेशर अगर आप देखेंगे तो आर्टरीज में ज़्यादा है, ठीक है, वेन्स में ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है। आर्टरीज जो है वो ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी, ठीक है। ऑक्सीनेटेड जो आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसको कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। और वेन्स जो है वो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है। वेन्स ये है ना, वेन्स, ठीक है, बॉडी से हार्ट में ब्लड लेके जा रहा है। और आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज जो है वो हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके जा रही हैं। प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है? आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन। अगला देखते हैं 18वां प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस। 2025 की पूछा गया है, मई में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस समय ये करंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूयॉर्क, ये गलत है, ये ऑर्गेनाइज हुआ था वॉशिंगटन में। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस एज अ कंट्री चैंपियन, ये सही है। तो कौन सा ट्रू है? ओनली 2, केवल 2 आपका सही है, ठीक है। मई में ऑर्गेनाइज हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना। भारत को स्वामित्व योजना और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म के लिए चैंपियन देश के रूप में सम्मानित किया गया था। 19 प्रश्न को देखते हैं, काफी लंबा प्रश्न है, थोड़ा साइड हो जाऊं ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के स्टूडेंट इसको पढ़ सके, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में मैंने पहले के भी टेस्ट में आपसे डिस्कस किया है। अच्छा क्लास, मैं बता दूं आज के सेशन में हम लोग खाली 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 25 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया, कौन कौन सा करेक्ट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 member body headed by the current Chief Justice of India and included 4 other senior most judges of the court at that time। मैंने आपको बताया था ये चीज कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करते हैं तो ये आपकी 5 member बॉडी होती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये सही है। पार्लियामेंट हैज इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जजेस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस मैंने आपको बताया था, जो जजमेंट्स थी। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डन ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, ठीक है, चलो ये सही है। कॉलेजियम सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन 1993, लैंडमार्क फर्स्ट जज केस ऑफ जस्टिस पीएन भगवती, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? डी सही है, डी आपका सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम कॉलेजियम प्रणाली की बात करते हैं तो कॉलेजियम क्या करते हैं? जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो भी न्यायाधीश है कि न्याय मतलब उनके नियुक्ति और ट्रांसफर की बात यहाँ पर स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित ना होकर, नहीं, ठीक है, ये याद रखिए, कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यहाँ पर जज
केस था, ठीक है। या एक 5 सदस्यीय निकाय है, मैंने आपको बता दिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 5 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 4 आपके सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ये याद रखिएगा। चलो, वही चीज यहां पर दी गई है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, दोबारा उस चीज को फिर पढ़ो, समय ही बर्बाद होगा आप लोगों का, जो मैंने आपको बताया है। 20वें प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या आपका उत्तर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय द उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे को दिया गया है, ये सही है। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान की जो किसको दिया गया, दिलीप शर्मा को, ये भी सही है। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मेलन डॉक्टर आरपी सारस्वत को दिया गया है यहां पर, ये भी सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सी सही है पूछा गया है, तो डी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। तो ये 20 प्रश्न आपके थे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके एक्सप्लेनेशन मैंने पहले के क्लासेस में भी आपको दिए। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो बार बार एक टॉपिक को आपका रिवीजन भी हो रहा है, प्लस नए प्रश्न भी आपसे पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आपका रोज क्लासेस होती हैं, अधिकतर ज़्यादा दिन क्लासेस होती हैं, बीच में 1-2 दिन अगर होता है तो नहीं होती है क्लास, नहीं तो रेगुलर अभी चल रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर्स के होते हैं, बहुत से प्रश्न जो होते हैं वो नए प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम सब्जेक्ट्स को रिवाइज कराते हैं आपको। इसीलिए हर टेस्ट को देखना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो देखा करो टेस्ट को। तो चलो, अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ, ठीक है, और कुछ नए टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे वहां पर। आज के सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकती हैं। आने वाली क्लास में हम नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में एक बात जो हर क्लास में मैं आपसे कहती हूँ वो यही है, खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है, मेहनत करिए। भरोसा रखिए का मतलब है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल आपको नहीं मिलेगा। तो फल की चिंता क्या, कहा जाता है ना, निष्काम कर्म करो, ठीक है। फल ईश्वर के हाथ में है, वो आपको फल देगा, सब जीवन में अच्छा होगा, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति ना, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप किस तरीके से आपको सफलता नहीं मिल सकती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथे, ठीक है। बस ये सोचना, अगर शेर जो है जंगल का, वो गुफा के अंदर बैठ के सोचे कि मेरे खुद ही भोजन चल के मेरे पास आएगा और मैं उसे खा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं उनको परिश्रम करना पड़ता है सफलता के लिए। तो आप अपना परिश्रम करिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर, जो भी आपका शुभ चिंतक है। जीवन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनको ये सुख नहीं प्राप्त होता है, लेकिन तब भी उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुरु या हमारे अपने, हम कहते हैं कि जो हमारे बड़े हैं, उनका सहयोग हमेशा रहता है। तो ईश्वर करे आप लोग हमेशा खूब आगे बढ़िए क्लास, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।